Hello aspirants, welcome to Samanvay IS Academy. This is an introductory session on Indian polity in which we will be discussing the basics of Indian Constitution. So let's begin by having a basic idea of political development trends throughout the world, because once we get to know how the governance started globally around the world, then only we can arrive on a point that what was basically the need of having a constitution. So let's begin. So here you can see a flow chart which depicts the trends in political developments around the global world. So the governance or ruling started with aristocracy. Aristocracy जिसे हम शिष्ट जन कहते हैं, it basically denotes the elite class of people, people of noble birth, high origin, wealthy people, learned people, and these people eventually took governance in their hands and became the rulers. तो अरिस्टोक्रेसी यहाँ से हमारा गवर्नेंस शासन शुरू हुआ. तो कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ वेल्दी लोग, उन्होंने लोगों पे रूल किया. समय के साथ साथ as the time elapsed, one or more of those aristocrats became the monarch, that is the king, ruler, सम्राट. तो सम्राट उन्हीं लोगों में से जो अरिस्टोक्रेट रूल लोग थे, पीपल ऑफ हाई ओरिजिन, एलीट क्लास पीपल, उनमें से कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर मोनार्क बन गया, राजा बन गया, और फिर उसने शासन किया. द गवर्नेंस स्टार्टेड. ओके. इसके बाद जब हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ अप्रोच किए तो यही चीज धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो गई. द बेस्ट एग्जाम्पल इज एडोल्फ हिटलर. यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विद हिम. आप सभी उनको जानते होंगे. तो डिक्टेटरशिप भी एक तरह का मोनार्किकल रूल है जहां पे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी या एक सिंगल पर्सन रूल को अपने हाथ में लेता है और उसको लोग फॉलो करते हैं. तो यहां तक गवर्नेंस चला. धीरे धीरे लोगों ने ये सोचना शुरू किया, लॉजिकली सोचना शुरू किया, रैशनली सोचना शुरू किया कि पावर शुड नॉट बी सेंट्रलाइज्ड. पावर शुड नॉट बी सेंट्रलाइज्ड. लोगों का भी रोल उसमें होना चाहिए. तो डेमोक्रेटिक ओरिजिन की तरफ जाना वहां से शुरू हुआ. सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग रैशनली. तो रैशनलिज्म आप यहां देख सकते हैं वर्ड रैशनलिज्म. तो this rationalism word came into life. So people started thinking rationally, और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, dictatorship should not be the goal. We should rather move towards a democratic society. So आंदोलन वगैरह हुए, movements they took at the world level. People met at various conferences, discussions हुए, debate हुए. Finally they arrived at the term of democracy. तो एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ से होना शुरू हुआ. इसी के साथ साथ जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपको सबको साथ लेकर चलना होता है. एवरी पर्सन हैज अ से, एवरी पर्सन हैज अ वोट इन इट. सो यू कैन नॉट अंडरटेक एग्रेसिव मेथड्स, रेदर यू शुड बी बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस. तो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, क्योंकि अगर वायलेंस होगा तो जहां से आए थे वापस नहीं पहुंच जाएंगे, रिट्रेस हो जाएगी चीजें, बैक ट्रैक हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो नॉन वायलेंस वाज द की. उसके बाद जो मैं बात कर रहा था आपसे कि सेंट्रलाइजेशन पावर का नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज वे में वर्क होना चाहिए. सो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म केम इनटू बीइंग
कि एक सेंटर होना चाहिए, एक यूनियन होना चाहिए, उसके साथ कुछ स्टेट्स होने चाहिए और वो आपस में संघवाद के रूप में काम करना चाहिए। दे शुड बी अ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग। तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट वहां पे आया। और जब भी हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, हम बात करते हैं नॉन वायलेंस की, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, सो डाइवर्सिटी की बात भी अपने आप आती है कि आपको सब लोग को जब साथ लेके चलना है तो यू शुड कंसिडर देयर ओपिनियंस एज वेल, यू शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स देयर ओपिनियंस एज वेल। तो यहाँ पे टॉलरेंस की बात आई, टॉलरेंस ऑफ डाइवर्स ओपिनियंस, ठीक है। तो सब लोगों की बात लेके चलना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे वर्क करना है। और जब ऐसा होगा तो एक अनेकता में भी एकता जैसी बात हो जाएगी, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंचे। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा एक फ्लो चार्ट आपको ये दिख रहा है, ये ट्रेंड्स हैं कि जो हम आज पॉलिटिक्स देख रहे हैं इंडिया में ही, उसके साथ साथ बाकी के मुल्कों में, तो ये इवॉल्व कहाँ से हुई, what was their origin? So everything started with aristocracy, monarchy, and from there on it evolved and reached to a concept of democracy, जो कि स्पेशली हमारे कंट्री में है। और ये डायग्राम हम इसलिए हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी पे बेस्ड है, इसीलिए हम कम्युनिज्म के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया यहाँ तक, लेकिन ऑब्वियसली बात है, यू कैन नॉट मेक ऑल द पीपल हैप्पी एट द सेम टाइम। सब लोग खुश नहीं थे। सम पीपल फेल्ट दैट देयर नीड्स वर नॉट टेकन केयर ऑफ। उनकी जो इच्छाएं थी, जो उनकी जरूरतें थी, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। दिस इज व्हाट दे फेल्ट। सो पीपल स्टार्टेड डूइंग एजिटेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। सो दिस टुक अ मिलिटेंट फॉर्म एंड नाउ वी नो इट इज नोन एज टेररिज्म। तो ये जो आतंकवाद आप देख रहे हैं, ये यहीं से पनपा, क्योंकि सब लोग को आप खुश नहीं कर सकते, कुछ लोग को प्रॉब्लम्स थी, अपनी बात रखना चाहते थे या जो भी था, और दिस इज देयर आइडियोलॉजी। दे मेक पीपल फील दैट दे वर नॉट हर्ट, देयर थिंग्स वर नॉट टेकन केयर ऑफ, दैट्स व्हाई दे हैव अडॉप्टेड अ वायलेंट मेथोडोलॉजी। अब अगर सभी लोग टेररिज्म या वायलेंट या रिवोल्यूशनरी मेथड्स पे आ जाएंगे तो हम लोग नॉन वायलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? जहां से आए थे वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टेररिज्म को कंट्रोल करना, उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक फुल फ्लैश फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को बनाए रख सकते हैं। तो चलिए इस चार्ट को आगे लेके चलते हैं। टेररिज्म ग्लोबल वे में डील करने के लिए यूनाइटेड नेशंस और बाकी चीज़ों का भी फॉर्मुलेशन हुआ, कई सारे सोशल प्रोग्राम भी चलाए गए ताकि वर्ल्ड में यूनिटी रहे, ठीक है। बाकी के कंट्री आपस में कोऑपरेशन के साथ काम कर सके और इन सारी चीज़ों को, जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं, उनको मॉनिटर कर सकें, उनको सबड्यू कर सकें, उनको रोक सकें। तो कई सारे सोशल प्रोग्राम्स बनाए गए, रीजनल कोऑपरेशंस हुए, जैसे कि आप सुनते ही हैं, सार्क, आसियान, आरसीईपी, नाटो, ये सब हैं, आगे भी नए नए बनते रहते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी स्थिति है, जो हम इस समय जो ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये बहुत ही डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। यहाँ पे लोगों की, कंट्रीज की ग्रुपिंग्स हो रखी है कि एक कंट्री, कुछ कंट्रीज एक ग्रुप का पार्ट है, कुछ कंट्रीज दूसरे ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। कुछ G20 हैं, कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं और सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं। तो आज का वर्ल्ड जो है काफ़ी डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, ठीक है। और स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हम डेमोक्रेसी के साथ साथ एक नए वर्ड की तरफ आ रहे हैं, एंड दैट वर्ड इज मोमोक्रेसी। आप इसको देख सकते हैं, मोमोक्रेसी।
अब ये मोबोक्रेसी वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, मॉब एंड क्रेसी। तो ये जो मॉब है ये क्राउड को कहते हैं, एक ऐसा क्राउड जो कि वायलेंट हो गया। व्हेन अ क्राउड टर्न्स वायलेंट इट इज टर्म्ड एज मॉब। तो अब जो मोबोक्रेसी वगैरह है, भीड़ तंत्र है बेसिकली, ये भीड़ जो है शासन को अपने हाथ में ले लेती है। और इसके साथ साथ विजिलेंटिज्म, ठीक है, तो कानून को अपने हाथ में लेना, विजिलेंट बन जाना, आजकल एक ये मॉडर्न ट्रेंड है जो इंडिया में भी कई जगह देखा जा रहा है। इसका कई सारा एग्जांपल्स आप देखते हो, जैसे कि काउ विजिलेंटिज्म बहुत फेमस रहा, कई समय तक उसकी न्यूज़ में वो बना रहा, ठीक है। तो काउ विजिलेंटिज्म, मोबोक्रेसी, एक ये भी नया पॉलिटिकल ट्रेंड आजकल देखने में मिलता है। तो ये डायग्राम के थ्रू आप समझे कि पॉलिटी कैसे इवॉल्व हुई है, कहाँ से हमने शासन करने की नीति स्टार्ट की थी, वो किस तरीके की थी, और अब हम कहाँ कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। इससे पहले जो मैंने आपको ये चार्ट दिखाया है, इसका बेसिक आइडिया ये था कि आपको पता चले कि शासन कहाँ से शुरू हुआ और क्यों एक संविधान की रिक्वायरमेंट पड़ी। हमने स्टार्टिंग तो अरिस्टोक्रेसी से ही की थी, अब डेमोक्रेसी तक हम पहुँचे हैं, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट हुई। तो संविधान क्या होता है, संविधान कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, ये सब हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसी भी कंट्री का अगर एक जनरल वे में लेके चले, इट्स द बेसिक लॉ ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, कि देश किस तरह से चलेगा, वहाँ पे व्यवस्थाएं किस तरह से मैनेज की जाएंगी, अथॉरिटीज कैसे फंक्शन करेंगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, किस तरीके से लॉज और पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज कौन डिसाइड करता है, उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। So constitution is the fundamental law of a country. It contains the basic principles on which the institutions are based and accordingly the governance is done. तो शासन करने की जो नीति है जिसपे वो बेस्ड होती है, एक बेसिक बुक होती है, उसी को हम संविधान कहते हैं, ठीक है। तो ये कि डॉक्यूमेंट, और क्योंकि आप संविधान में देखते हैं स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोग, हम ही ने मिलकर ये संविधान बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपने लोगों के लिए बनाया है, और इससे हमारी बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है। सो इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ। इस पे हमें बहुत ही विश्वास है, हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस बेस्ड है इस पे, और एक ये बहुत ही पवित्र किताब है। इट हैज अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, ठीक है, इट हैज अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ओके, अब होता क्या है, वर्किंग इसकी जो होती है, ऑल द लॉस, जो भी कानून हैं, ऑल द बिल्स, जो विधेयक हैं, पॉलिसीज मेकिंग जो होती है, कस्टम्स होते हैं जो कंट्री के, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आइडियल्स हैं कि किस तरह का देश हमारा है, हमारा देश एक सॉवरेन देश है, सोशलिस्ट देश है, सेकुलर देश है, ये सारे वर्ड्स अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे जिसका क्या मतलब होता है। लेकिन ये सब जो वर्ड्स मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सब क्या हैं, ये सॉवरेन वर्ड, ठीक है, ये सोशलिस्ट वर्ड, ठीक है, ये सेक्युलर वर्ड, ये सारे वर्ड जो हैं, ये जो चीजें हैं, ये हमारे संविधान में लिखी गई है और ये हमारे संविधान के आइडियल्स हैं, इसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी, ऐसे लॉ, ऐसे कस्टम्स या ऐसी चीज़ों को नहीं बनाने देना चाहिए, ना ही उनको ऐसे रखना चाहिए जिससे हमारे संविधान की आस्था पे कोई चोट पहुंचे, ठीक है।
तो इसीलिए एक वर्ड होता है बेसिक डॉक्ट्रिन, ठीक है। कि संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, कोई ऐसा कानून, नियम, विधेयक, अधिनियम नहीं होना चाहिए जिससे बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो टूट जाए, ठीक है। तो जो मूल ढांचा है वो बने रहना चाहिए, और कोई भी एक्ट, कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और डिटेल में समझने से पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किन परिस्थितियों में बना, कब बना, किस जमाने में बना, उस समय ग्लोबली क्या हो रहा था, ग्लोबल स्केल पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही थी, और किन परिस्थितियों के अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। तो आइए थोड़ा उसको देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ब्रिटिश एक्ट से। ब्रिटिशर्स हम पे इतने साल तक रूल किए हैं। सो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में बैठे बैठे अपने संसद में, अपने पार्लियामेंट में हमको रूल करने के लिए कुछ कानून व्यवस्था बनाते थे, ठीक है। अब ये कानून बनाने का जो उनका मेन मोटो था, इट वाज देयर इंटरेस्ट, ठीक है, इट वाज देयर इंटरेस्ट। फाइन। तो अपने लिए, अपने सिद्धांतों को लाने के लिए, अपने फायदे के लिए वो कानून इंडिया में बनाते थे। या समय के साथ साथ जब इंडियन नेशनल मूवमेंट आगे जाना शुरू हुआ, इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम की आगे बढ़ी, तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जब उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, मूवमेंट्स किए, तो उस पर एक प्रेशर पड़ा, एक पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, एक सोशल प्रेशर पड़ा, और उस प्रेशर में भी आकर ब्रिटेन पार्लियामेंट ने कई सारे एक्ट्स इंडिया के लिए बनाए। वो एक्ट्स बनते ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे और उनको इम्प्लीमेंट इंडिया में किया जाता था। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्ट्स passed by the British Parliament which were implemented in India. Okay, so let's move ahead. आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, समझते हैं किन परिस्थितियों में, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो चलिए काम करते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। लेट्स गो बैक इन द ईयर 1939, ठीक है। तो आइए 1939 में चलते हैं। अगर आपने कभी वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह देखी होगी, ये किताबें पढ़ी होंगी, तो आप अवेयर हैं 1939 में वर्ल्ड वॉर 2
छिड़ चुकी थी, ठीक है, which lasted till 1945. तो 1939 was the era in which World War II started, ठीक है। तो इनिशियली इंडिया जो है वो वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं था, लेकिन द वाइसरॉय एट दैट टाइम was Lilithgow, okay, so he was the viceroy, that is the representative of British Crown in India, ठीक है। आप उनको गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं और बाद में उनको वाइसरॉय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो लिलिथगो ने क्या किया, बिना इंडियन लीडर से कंसल्ट किए, उस जमाने में जो हमारे मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो ये दो मेजर पार्टीज थी, इनके लीडर से बिना कंसल्ट किए इंडिया को वॉर में इन्वॉल्व कर लिया गया, ठीक है। लेकिन एट दैट टाइम अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स वर गोइंग ऑन इन इंडिया, तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, ये सब लोग समय समय पे नए नए आंदोलन मूवमेंट्स वगैरह कर रहे थे। तो अब ब्रिटिश के साथ दो प्रॉब्लम थी, वर्ल्ड लेवल पे इसको वर्ल्ड वॉर भी करनी है और इंटरनली भी इंडिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंटरनल रेबेलियंस हो रहे हैं, उसको भी कर्व करना है, उसको भी शट डाउन करना है। तो ब्रिटिशर्स वर डेस्परेट टू गेट एक्टिव सपोर्ट ऑफ इंडिया, वो चाहते थे कि इंडियन लोग जो हैं, जो भी इंटरनल सिस्टम इंटरनल दिक्कतें हैं उसको भूल जाए एंड दे शुड सपोर्ट द ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 2। तो व्हाट दे डिड, दे यूज द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, एक खुश करने की राजनीति उन्होंने करी। और व्हाट दे डिड, दे ऑफर्ड अ प्रपोजल टू इंडियन लीडर्स कि हाँ, हम आपके लिए एक नया प्रपोजल लेकर आए हैं, इसे आप देखिए, इससे आपके लिए अच्छा है, और अगर इसको आप एक्सेप्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, एंड इन रिटर्न वी विल गिव यू सम अवार्ड। तो हम समझते हैं वो अवार्ड क्या है, आगे देखते हैं। इसका नाम क्या था, ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, क्योंकि ये ऑफर, ये प्रपोजल अगस्त के महीने में, इन द मंथ ऑफ अगस्त इसको लाया गया था, सो इट वाज नेम्ड एज ऑगस्ट ऑफर, फाइन। द ईयर वाज 1940, तो आप क्रोनोलॉजी को थोड़ा ध्यान देखिएगा। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी थी, ब्रिटेन को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, इंडियन सोल्जर्स चाहिए थे, तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज से उनको सपोर्ट चाहिए था, तो एक ऑफर लेकर आए, एक प्रपोजल लेकर आए, एंड दैट वाज टर्म्ड एज ऑगस्ट ऑफर, फाइन, इन द ईयर 1940। अब इसमें क्या था, देखिए, इंडिया को फ्रीडम चाहिए थी, स्टार्टिंग से ही कई सारे मूवमेंट्स शुरू हो गए थे, कई सारे आंदोलन स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। अब अल्टीमेट एम यही था कि हमें फ्रीडम की तरफ जाना है। स्टार्टिंग में डोमिनेंट स्टेटस की बात होती थी, बाद में फुल फ्रीडम की तरफ भी हम गए। आई विल टेल यू कि डोमिनेंट स्टेटस कैसे डिफरेंट होता है एक सॉवरेन कंट्री से, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम ये समझते हैं कि इंडियंस की रिक्वायरमेंट थी कि एक संविधान देश का हमारे होना चाहिए और वो हम ही लोग बनाए अपने लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाना होगा, सो देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फाइन, एक संविधान सभा सेट करनी पड़ेगी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपके लिए एक प्रपोजल लेकर आए, वी आर एक्सेप्टिंग योर डिमांड। आप जो इतने साल से परेशान थे कि संविधान सभा चाहिए आपको, ओके, वी आर ग्रांटिंग योर डिमांड, वी एग्री टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर यू टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इट विल बी द अंडर द डोमिनियन स्टेटस ऑफ ब्रिटेन, dominion status of Britain, and this constituent assembly and this constitution of India will be framed after the World War II। कहने का मतलब ये है, ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि आप इस प्रपोजल को लीजिए, हमें वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करिए, ताकि इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम कर सकें, और आप ये इंटरनल डिस्टर्बेंस जो क्रिएट कर रहे हैं मूवमेंट्स के थ्रू, इसे मत करिए, हमें एक्टिव सपोर्ट दीजिए, एंड इन रिटर्न हम आपके लिए एक संविधान सभा बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करेंगे, ताकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बने, देश का संविधान बने, एक आपका रूल बने, बेसिक रूल बुक बने, लेकिन जो आपका स्टेटस होगा कंट्री का, इट विल बी डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो कंट्री आपकी है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा
वो आपके यहाँ का व्यक्ति नहीं होगा, वो ब्रिटिश मोनार्क होंगी, मैडम क्वीन रहेंगी। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस की बात से जो है हम लोग एग्री नहीं किए कि हमें फुल फ्लैश एक सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री बनना है। जैसे आपको पता है कि अभी के समय हमारा कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन है, वो है हमारे अपने प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि हम एक रिपब्लिक कंट्री है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, फाइन। लेकिन एक डोमिनियन स्टेटस वाली जो कंट्री होती है, फॉर एग्जांपल आप देखिए कनाडा, या आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, फाइन। ये जो कंट्रीज हैं, ये सब कंट्रीज कैसी हैं, दे आर अंडर द डोमिनियन स्टेटस ऑफ ब्रिटेन। अभी भी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन है, मैडम क्वीन है, ब्रिटिश मोनार्क है। ऑल्दो उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, वो उनके अपने लोगों की हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके यहाँ ब्रिटेन का रूल चल रहा है या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की ब्रिटिश कॉलोनीज है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये फुल फ्लैश कंट्रीज हैं, लेकिन जो इनका संविधान है, उसका जो संविधान का जो हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो खुद यहाँ के, उनके यहाँ के लोग नहीं हैं, उनके यहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह नहीं हैं। वो कौन है, ब्रिटेन की महारानी। ठीक है, फाइन। तो अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साफ साफ ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी पार्टी, दे रिजेक्टेड द ऑगस्ट ऑफर एंड दे डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज जिसे आप कह सकते हैं, उसकी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें ये काम नहीं चाहिए, वी नीड पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारा अपना ही सब कुछ होगा, हम एक फुल फ्लेज सॉवरेन कंट्री बनेंगे। सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है, संप्रभुता वाला राज। एक संप्रभुता वाला कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है, अब मान लीजिए आज के समय मोदी जी को कोई भी बिल पास करना है, कोई नया चीज, कोई पॉलिसी बनानी है, ठीक है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन साइन करने हैं, क्या उनको फोन घुमाना पड़ता है मैडम क्वीन को ब्रिटेन में कि हाँ मैम ये काम करना है, शैल वी डू इट? नहीं, उनको कोई परमिशन नहीं चाहिए, वो किसी के कंट्रोल पे नहीं है, वो फुल फ्लैश, उनको गवर्नमेंट, उनको हम लोगों ने चुन के भेजा है, ही इज अ पॉपुलर लीडर, वो डिसीजन अपने से लेंगे, ना कि किसी फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, तो कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा, इसी को एक फुल फ्लैश सॉवरेन कंट्री कहते हैं। फाइन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ऑगस्ट ऑफर को डिनाई कर दिया। ओके, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। So let me read out the annotations and then we shall continue. तो देखिए, ये जो हमारा प्रपोजल था ऑगस्ट ऑफर, ब्रिटेन का ये प्रपोजल था, दैट वाज टोटली डिनाइड, मना कर दिया गया कि ये काम हम ऑफर आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और मीनवाइल जो है चीज़ें चलती रहीं, इंडिया में इंटरनल मूवमेंट्स होते रहे समय समय पे, ब्रिटेन अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 कर रहा है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ये बेसिकली दो अलग अलग डिविजन्स में हुई थी। वन वॉज द एक्सिस पावर एंड वन वॉज द एलाइड। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर, लेट मी टेल यू इन ब्रीफ। तो वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, ये आपके दो जोन्स में बटी हुई थी। वन वॉज एक्सिस पावर्स एंड वन वॉज द एलाइड। ठीक है, फाइन। तो एक तरफ क्या थी, जर्मनी थी, ठीक है, तो नाजिस जर्मनी, उसके साथ हेल्प कर रही थी उसकी इटली, ठीक है, जापान, ये तीनों कंट्रीज एक साथ थी, फाइन। और दूसरी तरफ कंट्रीज थी जैसे कि हमारा यूके, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, फाइन, यूएसए,
उस जमाने का सोवियत यूनियन, ठीक है, और टू सम एक्सटेंट चाइना वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस वॉर, ठीक है। लेकिन इंडिया देखिए कहीं आपको दिखता नहीं है, बट इंडिया वाज एट दैट टाइम अ कॉलोनी ऑफ यूके, ब्रिटेन के हम एक कॉलोनी थे, तो इनडायरेक्टली इंडिया वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ, या इंडिया वाज डेलिबरेटली मेड अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो जो लॉर्ड लिंडनग्रो थे, जो हमारे के वाइसरॉय थे उस जमाने में, उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को इन्वॉल्व कर लिया, इंडिया को भी जो है वॉर का एक हिस्सा बना दिया। और इस वॉर को जीतने के लिए ब्रिटेन को इंडिया का, इंडियन लीडर्स का एक्टिव सपोर्ट चाहिए था। इसी समय ही हमारा संविधान बनने की बात रखी गई ब्रिटिशर्स की तरफ से, क्योंकि उनको पता था अगर इंडियन एक्टिव सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें इंटरनल चीज़ों को हैंडल करना और ग्लोबल लेवल पे वॉर करना दोनों ही पड़ेगा, और ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित होगा। दैट्स व्हाई दे केप्ट ऑन प्रपोजिंग एंड दे केप्ट ऑन गिविंग सॉल्यूशंस टू अस कि अब ये प्रपोजल लेके आए हैं, अब ये मिशन लेकर आए हैं, प्लीज एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में ये जो चीज़ें हुई, अब ऑगस्ट ऑफर जब डिनाई कर दिया इंडियंस ने, तो अब ब्रिटिशर्स का नेक्स्ट मूव क्या था, लेट्स सी। ओके, चलिए देखते हैं। एक साल बाद क्रिप्स मिशन को 1942 में बनाया गया, ठीक है, एक मिशन था। इट वॉज लेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो उन्हीं के नाम से नाम पड़ गया क्रिप्स मिशन। तो 1942 में इस मिशन को इंडिया भेजा गया। इसका एक एम था, एम यही था, फिर वही बात हुई, क्योंकि ऑगस्ट ऑफर फेल हो गया। फाइन, ऑगस्ट ऑफर तो उस बात बनी नहीं, अभी भी इंडियंस एजुकेट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को फुल फ्लैश सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक नया मिशन बनाया, एक नया प्रपोजल बनाया, एक नया एम बनाया और उसको इंडिया भेजा अंडर द लीडरशिप ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इट वाज द ईयर 1942। देखिए वर्ल्ड वॉर अभी भी चल रही है। वर्ल्ड वॉर का जो एरा है इट इज बिटवीन 1939 टू 1945। तो देखिए ये सिंक्रोनाइज में तक थोड़ी चीजें यहाँ पे 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया इंडिया को मनाने के लिए, बात नहीं बनी। फिर कुछ साल बाद 1942 में एक नया मिशन भेजा गया, उस मिशन उसका भी वही एम था, दैट इज टू गेट इंडियन सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वॉर 2। फाइन, ये मिशन भेजा गया। अब इसमें क्या प्रपोज किया गया, क्या नई बात इसमें थी, ठीक है। इसमें बोला गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी, तो जो हमने बात की थी कि हाँ आपका एक संविधान सभा बनाएंगे ताकि जिससे आपका एक संविधान बनेगा, अब इन्होंने एक कमिटमेंट और दे दिया, उसमें एक प्लस कर दिया। ये बोला कि ओके वी विल बी फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर यू एंड इट विल बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इट विल कंसिस्ट इंटायरली ऑफ इंडियंस। मतलब हम लोग ब्रिटिशर्स आपके लिए संविधान नहीं बना रहे हैं, आप ही भारत के लोग ही उस संविधान सभा का भाग बनेंगे और आप लोग ही मिलकर अपने लिए संविधान बनाएंगे। तो क्रिप्स मिशन में ब्रिटिशर्स ने एक चीज और एक्सेप्ट कर ली, ये बोला कि ठीक है बस वर्ल्ड वॉर हो जाए, आप हमको एक्टिव सपोर्ट दीजिए, एंड आफ्टर इट वी विल बी फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट विल बी फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये सभा, ये लोग जो सभा में रहेंगे, जो संविधान बनाएंगे, वो इंटायरली क्या होंगे, इंडियंस ही होंगे। आप ही लोग खुद अपना संविधान बनाएंगे, हमारा उसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इन्होंने जो कर दी, एक कैच जो इनके वर्ड में था, वो ये था कि अभी भी हम आपको एक फुल फ्लैश सॉवरेन स्टेटस नहीं दे रहे हैं, अभी भी डोमिनियन स्टेटस रहेगा जैसे कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का रहता है। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होगा वो हमारी मैडम क्वीन होंगी, इट विल बी द ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है। तो ये बात भी ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज सही नहीं है, हमें फुल फ्लैश कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें एक रिपब्लिक कंट्री बनना है। रिपब्लिक कंट्री का मतलब एक ऐसा कंट्री होता है जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड खुद वहां का एक प्रेसिडेंट हो, एंड दैट पोस्ट इज एन इलेक्टेड पोस्ट, वो कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है। अब मोनार्क में क्या होता है कि राजा का बेटा भी राजा, फिर उसका बेटा भी राजा,
पर ऐसा तो नहीं होता कि प्रेसिडेंट का बेटा भी प्रेसिडेंट, फिर उसका बेटा भी प्रेसिडेंट, नहीं। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरी पर्सन हैज द राइट टू बी अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हम एक रिपब्लिक कंट्री बनना चाहते थे, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अपना चाहिए था, फाइन। तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग अंडर अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। अब मोहम्मद अली जिन्ना का रिजेक्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो एक इंडिया की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उनको एक सेपरेट नेशन भी चाहिए था और वो इसका क्लॉज भी ऐड कराना चाहते थे कि पार्टीशन होना चाहिए इंडिया का और एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन बनना चाहिए। क्योंकि ये प्रपोजल नहीं था क्रिप्स मिशन में, तो मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों पार्टीज का रिजेक्ट करने का मोटो अलग अलग था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या था, इट वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, लेकिन मुस्लिम लीग का क्या कंसर्न था, व्हाट वाज द कंसर्न ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग वांटेड अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, फाइन। एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री उनको चाहिए था। तो ये भी आपका जो मिशन था फेल हो गया, फाइन। किसी डिसीजन पे हम नहीं जा सके, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और देखिए ये ईयर बहुत ही क्रूशियल है, दिस इज द ईयर 1942, यहाँ देखिए 1942 जब भी क्रिप्स मिशन आया था इंडिया, यही ईयर में क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के कुछ महीने बाद ही, आफ्टर फ्यू मंथ्स, गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ये उस जमाने का बहुत बड़ा मैसिव वाइड स्केल ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन को दोनों तरफ हैंडल करना पड़ रहा था। इंडिया में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल इंडिया लेवल सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैसिव स्केल पे हो रहा है, और साथ साथ ब्रिटिशर्स को ये भी हैंडल करना है, इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही है। तो ब्रिटिशर्स दोनों तरफ से परेशान थे, दो फ्रंट पे लड़ रहे थे, इंडिया को भी संभाल रहे थे और एक बाहर का फ्रंट था वर्ल्ड वॉर 2, उसको भी देखना, फाइन। तो अब ये सब चीज चलती रही, क्विट इंडिया मूवमेंट चलता रहा, फाइनली कुछ साल बाद हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, फाइन। इन द ईयर 1945 द वर्ल्ड वॉर एंडेड। तो अब वर्ल्ड वॉर हमारी जो है वो एंड हो गई। अब आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस जमाने का जो था, ठीक है, तो वहां बेसिकली दो तरह की पार्टीज होती थी। वन वाज द कंजर्वेटिव पार्टी, फाइन, एंड द अदर वाज लेबर पार्टी। तो आइए इन पार्टीज का थोड़ा मोटो समझाता हूं मैं आपको, फिर आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। लेट्स सी, लेट मी erase it and then we shall have a clear cut description. तो देखिए वर्ल्ड वॉर 2 अब एंड हो गया है, ठीक है। एक्सेस पावर हार चुके हैं, एलाइड पावर्स मतलब कि आपके जो यूएस है, फ्रांस है, यूके है, सोवियत है, इनकी जीत हो गई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया, लेकिन ब्रिटेन को काफी क्षतिग्रस्त हुआ, काफी तरह से उसको लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, बहुत तरह की चीजें हुई, और वहां पे फिर पावर भी था, जो ट्रांसफर ऑफ पावर वहां पे हुआ, जो नेक्स्ट पार्टी वहां रूल में आई वो लेबर पार्टी थी। तो मैं आपको बताता हूँ वहां पे दो तरह की पार्टीज होती है, ठीक है। एक आती है कंजर्वेटिव पार्टी, फाइन, जैसे हमारे कई सारी पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह, वैसे वहां पे भी पार्टीज हैं। एक कंजर्वेटिव पार्टी थी उस टाइम पे, और सेकंड वाज लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी। अब ये दोनों पार्टीज का जो पर्सपेक्टिव था इंडिया को लेकर, ये समझना जरूरी है। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, दिस वन, ये जो पार्टी थी, ये हमेशा इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाए रखना चाहती थी ताकि हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, बिकॉज इंडिया वाज अ कैश काउ फॉर देम, इंडिया वाज अ कैश काउ फॉर ब्रिटिशर्स। हमारे यहाँ से सारा पैसा तो वहीं हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आपने कभी ना कभी सुनी है, हम आगे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन सारा यहाँ से पैसा ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था, इंडिया से ब्रिटेन जा रहा था, और उससे उनका काम चल रहा था, दे वर हैप्पी अबाउट इट। तो कभी भी आपको कहीं से पैसा मिल रहा हो तो आप उस चीज को जाने क्यों दोगे? तो कंजर्वेटिव पार्टी was not in the mood to grant complete independence to India,
ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट एक दूसरी पार्टी थी, लेबर पार्टी, दिस पार्टी, ठीक है। तो ये सम वॉट आप कह सकते हैं थोड़ा इंडियन साइड में थी, हमारे कॉज को समझ रही थी। तो जब ये पार्टी पावर में आई, ईयर था उस समय 1946, ठीक है, फाइन। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके, लेबर पार्टी से जीत के बने थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, इट वॉज द नेम ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन द ईयर 1946। अब इन्होंने क्या किया, एक और प्लान बनाया, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। ये बहुत ही क्रूशियल प्लान है, आइए इसको समझते हैं। ओके, और इसको देखते हैं। साल है आपका 1946, 1946। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लेबर पार्टी के हैं क्लीमेंट एटली, ठीक है। उन्होंने, जो कि इंडिया को फुल फ्लैश कैश काउ नहीं मानते हो, थोड़ा सा आप कह सकते हैं काइंड ऑफ सेम पर्सपेक्टिव रखते हैं कि हाँ इंडिया को एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए भी वो राजी हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, ठीक है। और उस प्लान का जो मेन एम था वो ये था, ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर, जो हमारे जो शासन हो रहा है इंडिया में वो ब्रिटिश राज कर रही है, फाइन, ब्रिटिश कर रहे हैं, तो उसका ट्रांसफर किया जाए किसके पास, इंडियंस के पास। तो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश राज टू इंडियन लीडरशिप, फाइन। और इसके साथ साथ मतलब हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश काउंसिल्स थी यहाँ पे, ब्रिटिश का राज चलता था, उसको वाइस रॉय चलाते थे, ठीक है। उनका अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। अब वो चीज़ सब कुछ ट्रांसफर की जा रही है किसके पास, इंडियन लीडर्स के पास। एक खुद की हमारी सभा बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, संविधान सभा। वही संविधान सभा जो उस समय की थी, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या था उसमें, कैसा था, कैसे बनी। तो वही संविधान सभा उस समय की क्या बन गई, इंडिया की पार्लियामेंट बन गई, ठीक है, लोकसभा बन गई, पार्लियामेंट बन गई, फाइन। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान का काम ये था कि इंडिया में ट्रांसफर ऑफ पावर करा दे, ब्रिटिश राज से दे किसको, इंडियन लीडरशिप को, और उसके साथ साथ एक संविधान सभा भी बना के जाए हमारे लिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। इस असेंबली का काम क्या होगा कि वो भारत का संविधान को बनाएंगे, और इस असेंबली में कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पीपल होंगे। और उसके साथ साथ एक टेम्परेरी गवर्नमेंट भी इनको बनानी थी इंडिया के लिए, तो उसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट भी इनको फॉर्म करना था जिसमें इंडियन लीडर्स रहेंगे। तो ये मेन प्लान था क्लीमेंट एटली का, कैबिनेट मिशन प्लान, ये इन्होंने बना के भेजा और ये सारी चीज़ें हुई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, और फिर आगे ट्रांसफर ऑफ पावर का सिस्टम भी हुआ। आइए वो सारे इवेंट्स हम देखते हैं, कैसे किन हालातों में कैसे हमारी संविधान सभा बनी, कितने लोग उसमें थे, क्या वो लोग इलेक्टेड थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या नॉमिनेटेड थे, ठीक है, कितने लोग थे, पार्टीशन के समय क्या स्थिति रही, वो पूरे क्रोनोलॉजी ऑर्डर को हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे ताकि वो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स रहे, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो आइए देखते हैं एक फ्लो चार्ट को, उसमें कुछ नहीं है, इवेंट्स हैं, जो चीज़ें हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं उस जमाने में, उस समय जब हमारे संविधान सभा बन रहा था। तो लेट्स लुक एट द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो देखिए संविधान हमारे देश का होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसका भी आइडिया था। ये आइडिया किसने दिया पहले बार, ये आइडिया 1934 में आया, फाइन। दिस आइडिया केम इन द ईयर 1934 बाय एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय साहब ने 1934 के समय पहली बार ये आइडिया लेकर आए कि हाँ आने वाले समय में जब भी हमारा देश कभी आज़ाद होगा
तो देश की संविधान सभा होनी चाहिए और उसी संविधान सभा को हमारे देश का संविधान बनाना चाहिए। ठीक है, तो 1934 में कॉन्सेप्ट आ गया था कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए हमको, और उसी की डिमांड को आगे फिर लेके हमारे लीडर्स आए। फाइन, लेकिन ये डिमांड हमारी कब एक्सेप्ट की गई? याद करिए अभी पीछे वाली स्लाइड जो हमने देखा था कि अगस्त ऑफर, ठीक है, लिनलिथ गो ने अगस्त ऑफर हमें भेजा था अगस्त के महीने में इन द ईयर 1940, और उसमें क्या कहा था कि हाँ हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, आपका संविधान बनेगा, बस हमारा सपोर्ट कर दीजिए वर्ल्ड वॉर 2 में। तो डिमांड जो थी हमारी इतने समय से 1934 से आगे था हमारा, तो जो डिमांड थी कि हाँ संविधान सभा बने हमारी, वो पहली बार कब एक्सेप्ट की गई बाय ब्रिटिश? इन द ईयर 1940। ब्रिटिश ने अगस्त ऑफर में क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ओके हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, उसके 2 साल बाद वो पता ही आपको अगस्त ऑफर फेल हो गया, वी हैव डिस्कस्ड दैट। उसके बाद क्या इवेंट हुआ? उसके बाद बात हुई क्रिप्स मिशन। तो देखिए एक फ्लो चार्ट है, पहले इवेंट्स क्या हुए फिर क्या हुए, क्रोनोलॉजिकल वे में यहाँ पे मैंने आपके सामने डिस्कस करा रहा हूँ। फाइन, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। यहाँ ब्रिटिशर्स ने एक नई बात बोली, कहा ठीक है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो हम बनाएंगे आपके लिए, बट इट विल कंसिस्ट एंटायरली ऑफ इंडियंस। ठीक है, एंटायरली भारतीय, सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग ही मिलकर अपनी संविधान सभा बनाएंगे और संविधान फिर वो बनाएंगे, उसमें ब्रिटिशर्स हम इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने ये चीज भी एक्सेप्ट कर ली। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। 1942 तक तो ये स्थिति थी। अब 1942 के बाद क्या हाल रहा वो देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। फाइन, तो देखिए ईयर था 1946, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आ चुका था। फाइन, इसका यही काम था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना, ट्रांसफर ऑफ पावर करना और उसके साथ साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट इंडिया के लिए बनाकर जाना। फाइन, अब एक संविधान सभा बनने वाली थी। अब कैसे बनाई जाए, कितने लोग होंगे, तो ये बात हुई कि ठीक है संविधान सभा बनेगी। उस समय जो इंडिया था वो 2 पार्ट में था। ठीक है, जो हमारा इंडिया था, ठीक है, ये इंडिया का रफ मैप समझ सकते हैं। ये जो इंडिया था ये 2 पार्ट में था। कुछ पार्ट जो इसका था वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के नाम से था, बीपी, ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब वो एरियाज, वो स्टेट्स, वो आप कह सकते हैं रीजन्स जो कि सीधे सीधे ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, एंड इट वाज रूल्ड बाय वाइसरॉय हु वाज द एजेंट ऑफ और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैडम क्वीन, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, दैट इज द मोनार्क ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े जिनको आप कहते हैं। फाइन, प्रिंसली स्टेट्स, तो ये प्रिंसली स्टेट्स वो राजा महाराजाओं के थे जो कि काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं जिन्होंने एक तरह का सब्सिडियरी अलायंस कर रखा था ब्रिटेन के साथ। फाइन, तो ये स्टेट भी फुल फ्लैश सॉवरेन स्टेट नहीं थे, उनको भी अपनी फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और कई सारी चीज़ें ब्रिटेन से कंसल्ट करके, वाइसरॉय से कंसल्ट करके ही करनी पड़ती थी। तो ये एक वेसल स्टेट थे, ये एक सॉवरेन स्टेट नहीं थे। अभी हम फुल फ्लैश डिस्कस करेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, क्या उनकी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो इंडिया उस समय 2 पार्ट में था। कुछ हिस्से आप कह सकते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे और कुछ हिस्से आपके थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक ये मैप दिखाना चाहूँगा। ठीक है, इस बार एक बार इस मैप पे नज़र डालते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को के मेंबर्स को इलेक्ट करके या नॉमिनेट करके लाया जाए। आइए देखते हैं। तो देखिए ये आपका जो मैप है ये 1947 के पहले का मैप है। ठीक है, 1947 के पहले का मैप है ये, और जो भी इसमें रीजन पिंक कलर से मैप है। ठीक है, पिंक कलर से जो भी आपको दिख रहा है यहाँ,
फाइन। जैसे ये देखिए, जो पिंक कलर वाले स्टेट्स हैं ये आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है। हैदराबाद आपका हो गया, ईस्टर्न इंडिया हो गया, मैसूर हो गया, मद्रास का स्टेट हो गया, डेक्कन स्टेट हो गया, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, अजमेर, ये सब जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है यहाँ पे, दीज आर प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, रजवाड़े थे ये। और बाकी जो येलो शेड में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपके ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश प्रोविंसेस है, जहाँ पे सीधे डायरेक्टली जो काउंसिल्स हैं, वाइसरॉय की काउंसिल्स हैं, वाइसरॉय की टीम है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, और वाइसरॉय के द्वारा रूल किया जा रहा है इन येलो शेडेड एरियाज में। तो ये ब्रिटिश इंडिया है या ब्रिटिश प्रोविंसेस है, और बाकी पिंक वाले क्या है, प्रिंसली स्टेट्स। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि इंडिया उस समय दो पार्ट्स में था, ठीक है, मतलब दो टाइप से आप कह सकते हैं उसका रूल हो रहा था। तो ये आपके सामने एक मैप है उस जमाने का, 1947 के पहले का, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ दिख रहा है जो पिंक कलर्स में शेड हैं वो एरियाज, वो रीजन जो है आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, रजवाड़े हैं, और जो येलो शेड्स हैं वो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, फाइन। तो आइए थोड़ा सा एक ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं कि प्रिंसली स्टेट का क्या सिस्टम था। तो प्रिंसली स्टेट और बेसिकली वेसल स्टेट, ठीक है। और वेसल स्टेट क्या होता है? वेसल स्टेट क्या होता है? जिसके पास फुल फ्लेज सॉवरेनिटी, संप्रभुता नहीं होती, ठीक है, वो स्टेट एक सब्सिडरी अलायंस में था। आगे हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या था, ठीक है, मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ाया जाएगा। सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिशर्स के अंडर एक तरह से वो आ जाते थे, फुल फ्लेज सॉवरेन स्टेट नहीं थे। कई सारे डिपार्टमेंट्स जो थे उनको ब्रिटिशर्स से पूछ के ही करने पड़ते थे, वो खुद की अपनी आर्मी भी नहीं रख सकते थे, फाइन, बहुत सारी इसमें चीज़ें थी। और जो वहाँ का रूलर था वो वहाँ के लोकल या इंडिजिनियस रीजनल रूलर होते थे, फाइन। जो किंग थे ही विल बी अ इंडिजिनियस पर्सन, मतलब जो वहीं के रहने वाले, वहीं की पैदाइश है, वहीं के रॉयल फैमिली की हैं, वो वहीं के हमेशा से उनके जो है पूर्वज राजा रहे, ठीक है। तो ये प्रिंसली स्टेट। दूसरे जो थे और प्रिंसली स्टेट जो थे उन्होंने कर रखा था कि हाँ हमको बस अब थोड़ा सा ऑटोनॉमी दे दीजिए, हम अपने चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कर लें, हमें लोकल ऑटोनॉमी चाहिए। उनकी डिमांड थी लोकल ऑटोनॉमी, उनको ब्रिटिशर्स ने दे दी, ठीक है। और इन टर्न इन्होंने क्या किया, प्रिंसली स्टेट्स ने, दे एक्नॉलेज्ड ब्रिटिश सॉवरेनिटी, दे एक्नॉलेज्ड ब्रिटिश सॉवरेनिटी, मतलब उन्होंने कहा ठीक है ब्रिटिश हमारे ऊपर, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर है, ब्रिटिश राज हमारे ऊपर, हम इसको एक्नॉलेज कर लें, बस हमें अपना राज अपने अकॉर्डिंग रूल करने दीजिए, गिव अस सम लोकल ऑटोनॉमी, फाइन। तो प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, ठीक है, वही आप मोनार्क टाइप समझ सकते हैं जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट में दिखाया था, हेरिडिटरी मोनार्क, ठीक है। लेकिन दे एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सॉवरेनिटी, हाँ ब्रिटिश हमसे ऊपर है, हम एक सब्सिडियरी हैं उनके। सब्सिडियरी अलायंस मतलब क्या है, किसी का सब्सिडियरी बन जाना, मतलब उसके अंदर आ जाना, फाइन, सबऑर्डिनेट बन जाना, ये सबऑर्डिनेट सिस्टम होता है। मतलब अगर ब्रिटिश के अंडर कोई सब्सिडियरी अलायंस है तो ब्रिटिश उनके बॉस हैं एंड द अदर प्रिंसली स्टेट इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके पास कुछ लोकल ऑटोनॉमी थी, कुछ डिपार्टमेंट, कुछ चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंग चला सकते थे, और बेसिकली ब्रिटिशर्स उस समय सॉवरेन पावर में थे और प्रिंसली स्टेट्स ने उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर रखा था ब्रिटिशर्स की, फाइन। तो ये इस समय इंडिया का स्ट्रक्चर था, दो पार्ट में इंडिया उस समय था इस तरह से, कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। आइए आगे चलते हैं वापस उसी फ्लो चार्ट पे। ये डायग्राम दिखाने का बस एक यही इंटेंशन था कि आपको ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का क्या सिस्टम है वो समझ में आ जाए। Let's move back on the same flow chart. तो कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा गया 1946 में कि हाँ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पावर भी होगा बाद में, और जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट को भी बनाया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई। अब उस जमाने में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं किए जा सकते थे, ठीक है। तो हुआ क्या, संविधान सभा में चुनने के लिए सदस्यों के लिए क्या किया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन, फाइन। तो टोटल जो है मेंबर्स थे 389 मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
संविधान सभा में जो थे वो टोटल 389 मेंबर्स को चुना गया इनडायरेक्टली। अब कैसे चुना गया वो देखते हैं। इस 389 में से 296 मेंबर जो थे दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज मतलब वही ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश प्रोविंसेस जहाँ पे वाइसरॉय राज कर रहे थे, उनका रूल था। जो वहाँ की उनकी काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, प्रोविंशियल असेंबलीज थी, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने से आपस में चुन के लोगों को भेजा। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ये, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 296 लोगों को प्रोविंशियल असेंबलीज मतलब ब्रिटिश इंडिया जो था, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस आपने देखा वो येलो कलर वाले रीजन्स जहाँ पे वाइसरॉय राज कर रहे थे, तो वहाँ पे जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जो सभा थी, जो वहाँ चुने हुए लोग वर्क कर रहे थे, वहाँ के लोगों ने चुन के लोगों को आपस में अपने से भेजा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। और बचे हुए जो लोग थे वो कहाँ से आए? वो प्रिंसली स्टेट से आए। प्रिंसली स्टेट आपने देखा वो पिंक कलर वाला, रजवाड़े। तो वहाँ के राजा महाराजाओं ने अपने स्टेट से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया, इलेक्ट नहीं कराया, नॉमिनेट किया, फाइन, नॉमिनेट। तो राजा ने या प्रिंसली स्टेट के जो भी रूलर हैं उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया और कहा कि हाँ आप संविधान सभा में जाइए और संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करिए। तो इस तरह से 389 मेंबर्स उस जमाने में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट बने, जिसमें से 296 elected members थे, indirectly elected members, and the rest were nominated by the princely states। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो देखिए अब ये इतने मेंबर्स बन गए, 389 मेंबर्स। अब इनकी मीटिंग हुई, सभा पहली बार मिली, जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा मिलते हैं, उनके सेशंस होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे वो मिलते हैं जब उनके सेशंस चल रहे होते हैं, चाहे विंटर सेशन हो, बजट सेशन हो, मानसून सेशन हो। अभी कोरोना का टाइम है तो इट्स ओके, नहीं चल रहा है, उनको बीच में ही बंद करना पड़ा। तो उस समय जब पहली बार हमारी असेंबली बनी थी, यही असेंबली उस जमाने की आप समझ सकते हैं हमारा इंडियन पार्लियामेंट था, हमारी लोकसभा थी। तो ये लोग जब पहली बार मीटिंग में मिले तो वो डेट क्या थी? इट वॉज 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग हुई, पहली बार वो संविधान सभा के सदस्य मिले। और सभा जब मिले तो उसको लीड करने के लिए एक प्रेसिडेंट चाहिए था। सचिदानंद सिन्हा को एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुन लिया गया, इसको हम कहते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ही वाज द सीनियर मोस्ट पर्सन, उनको चूज कर लिया गया, सिन्हा जी को चूज कर लिया गया। 2 दिन के अंदर उस सभा ने आपस में इलेक्ट किया अपना प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपस में ही 389 लोग जो थे उन्होंने क्या किया? इलेक्ट किया अपना प्रेसिडेंट, एंड ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो ऑन 11 दिसंबर, डेट देखिएगा, 9 दिसंबर को पहली बार मिले, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को आपस में ही अपना एक प्रेसिडेंट चूज कर लिया, ठीक है। उसी समय जब यह चीज हुई थी, ऑन द सेम डे 11 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम आगे समझेंगे, यही बाद में हमारा प्रियम्बल कराया, जो आप प्रस्तावना समझते हैं, उद्देशिका जिसे आप कहते हैं, प्रियम्बल जो इंडिया का है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है। इसके बारे में इसलिए मूवमेंट किया पंडित नेहरू ने कि हाँ एक ऐसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसके लिए हम एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। तो यही बाद में आगे जाके क्या बना, क्या कहलाया हमारा प्रियम्बल, फाइन। आइए आगे देखते हैं। तो 1946 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को चूज कर लिया गया एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन उसके कुछ बाद ये एक दुखद घटना हो गई, एंड इट वाज पार्टीशन। देश के 2 टुकड़े हो चुके थे, इंडिया का पार्टीशन हो गया। अब ऑब्वियसली बात है, जब पार्टीशन हुआ तो कुछ हिस्से पाकिस्तान में गए, कुछ इंडिया में गए। तो वो राज्य, वो स्टेट्स, वो प्रोविंसेस
जो पाकिस्तान में चले गए, तो वहाँ के जो लोग चुन के या नॉमिनेट होकर आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो वहाँ से हट गए और उन्होंने पाकिस्तान जाके क्या बना लिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो पार्टों में बढ़ गई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ने इंडिया के लिए बनाया कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 289 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स जो थे, वो 389 मेंबर्स आफ्टर पार्टीशन रिड्यूस हो गए और कितने बच गए, सिर्फ 299। फाइन, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, पार्टीशन के बाद अब जो लोग इंडिया के रह गए, जो बचे, उस 389 में से कई लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की असेंबली बना लिए, और कितने बच गए इंडिया के लिए, 299। तो एट दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो स्ट्रेंथ थी इंडिया के लिए वो 299 थी। उसी समय क्या हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई आपकी 29 अगस्त को, ठीक है। पार्टीशन हो गया, सब हो गया, 15 अगस्त पे हम इंडिपेंडेंस डे बना लिए अपना। उसके आप समझ सकते हैं लगभग 2 हफ्ते बाद भीमराव अंबेडकर जी को चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। 29 अगस्त 1947 डॉक्टर B.R. Ambedkar was chosen as the chairman of drafting committee। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति जो बनाई गई, मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो चेयरमैन बने वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने और उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट बनाया गया, संविधान को तैयार किया गया। अब इस संविधान बनाने में लगभग 3 साल लग गए, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इट टुक 3 years टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइन, अब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, ऑन 26 नवंबर 1949। तो देखिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई थी, उसके चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर जी बन गए थे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अपना संविधान अपने ही लोगों के द्वारा बनवाया, इंडियंस ने मिलकर बनाया। तो ऑन 26 नवंबर 1949 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, ठीक है। संविधान हमारा बन गया था। पीपल ऑफ इंडिया वाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गेव देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनफोर्स अभी नहीं किया गया था, इसको फुल फ्लैश ऑपरेशन में लागू नहीं किया गया था इसको, लेकिन बना लिया गया था, इनैक्ट कर दिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। किस दिन, 26 नवंबर 1949। अभी इसमें कुछ और प्रक्रियाएं बाकी थी, जैसे कि साइन वगैरह करना, वो हम आगे देखते हैं। तो किस डेट को भी कैसे हुआ, ओके। तो फाइनली 1949 में, 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था, इनैक्ट था। अभी फुल फ्लैश लागू नहीं किया गया था। कुछ महीने बाद 24 जनवरी 1950 जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो 299 लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने क्या किया, दस्तखत किए उस डॉक्यूमेंट पे, उस बेसिक लॉ पे, उस किताब पे, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, 24 जनवरी 1950। फिर एक दिन का गैप लेके और उसके नेक्स्ट डे, मतलब 24 के बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया पूरे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फुल ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। और इसी डे को हम अपना रिपब्लिक डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। फाइन, अब देखिए कैच था, ब्रिटिशर्स सब मान गए थे कि हाँ इंडिया की इंडियन गवर्नमेंट बनाएंगे, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, बना के भी गया, लेकिन उसमें कैच ये था कि जब तक इंडिया अपना संविधान नहीं बना लेता, ठीक है, until and unless India makes a constitution of its own, India will be called a dominion status of British Crown।
उन्होंने कहा था कि फुल इंडिपेंडेंस स्टेट या सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो स्टेटस है वो तब मिलेगा जब आपका खुद का अपना संविधान रेडी हो जाएगा, और तब तक आप क्या रहेंगे, हमारे ही डोमिनियन स्टेटस में रहेंगे। तो ये एक कैच था, और ये कैच किस में था, उन्होंने एक एक्ट बनाया था हमारे लिए, ब्रिटिशर्स मेड एन एक्ट फॉर अस एंड इट वाज कॉल्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फाइन, तो ये एक्ट हमारे लिए बनाया था इन्होंने। It was called as the Indian Independence Act of 1947. तो हुआ क्या, ये एक्ट वो बना के चले गए थे और उन्होंने कहा था ठीक है देखते हैं आप कब कैसे अपना बनाते हैं संविधान, और जब तक नहीं बनाते आपको ब्रिटिश क्राउन का डोमिनियन स्टेटस ही दिया जाएगा, आप एक सॉवरेन कंट्री अभी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, मे भी वो शायद सोच रहे थे कि हम कभी अपना संविधान बना ही नहीं पाएंगे, व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन हुआ है ऐसा नहीं, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और जिस दिन हमारा संविधान को एनफोर्स कराया गया, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950, पहला काम क्या किया गया, उस पुराने एक्ट को, उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को जिसमें लिखा था कि अभी इंडिया डोमिनियन स्टेटस वाली कंट्री है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, उस एक्ट को हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। So as soon as the Constitution of India came into force on 26 January 1950, it repealed the Indian Independence Act of 1947. अब उस एक्ट को खत्म कर दिया गया, अब इंडिया क्या बन गया, नाउ इंडिया ceased to be a dominion of British Crown। अब इंडिया ब्रिटिश क्राउन का डोमिनियन स्टेटस नहीं रहा, अब इंडिया क्या बन गया, इंडिया became a sovereign country, एक संप्रभुता वाला देश बन गया। It became a democratic and a republic nation। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट था जिससे हम समझे कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, किन हालातों में बनाई गई, वर्ल्ड वॉर 2 के समय बनाया गया, क्या क्या ऑफर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको समय समय पे प्रोवाइड किए, कब कब हमने क्या क्या चीज़ डिनाई कर दी। ठीक है, फिर पार्टीशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी पार्टीशन हो गया, कुछ लोग चले गए पाकिस्तान और वहाँ पे जाके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपनी बना ली और फिर वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और बाकी बच गए 299 लोग, उन्होंने भारत का संविधान बनाया, और फाइनली हम 26 जनवरी 1950 को हमने उसको एनफोर्स कर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ एंड अंडर विच सर्कमस्टांसेस आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो संविधान किस समय बना, कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, वर्ल्ड वॉर 2 का क्या रोल था, ब्रिटिश पे कितना प्रेशर था, इंडियन मूवमेंट भी कितने मासिव स्केल पे चल रहा था, ब्रिटिश को दोनों फ्रंट संभालना था, इंडिया के इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी देखना था, जो मूवमेंट्स हो रहे थे, ग्लोबल फ्रंट पे भी लड़ाई करनी थी। तो उस प्रेशर में आके कैसे उन्होंने हमें अनुमति दे दी कि हाँ ठीक है, ओके आप लीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर उसमें एक रोल था कि ब्रिटेन में जो पार्टीज थी, एक पार्टी लेबर पार्टी थी, इट वॉज समवॉट इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग अस फ्रीडम। तो जब क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के पीएम बने, उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, ठीक है, एंड स्लोली हम बढ़े एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन की ओर। फाइन, सो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। ये मैप था ब्रिटिश प्रोविंसेस का और प्रिंसली स्टेट्स का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसली स्टेट क्या होता है, ये फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, एक सब्सिडियरी स्टेट है, एक सबऑर्डिनेट स्टेट है। ठीक है, ब्रिटिश सॉवरेनिटी को ये एक्सेप्ट करते हैं, बस इनके रूलर्स हेरिडेटरी होते हैं। फाइन, थोड़ी बहुत लोकल ऑटोनॉमी, लोकल फ्रीडम कुछ अपने सब्जेक्ट्स को डील करने के लिए उनके पास रहती है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारी थी वो 6 दिसंबर 1946 को पहली बार फाउंड की गई। ठीक है, फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, ये प्लान था, ये आपने देखा था। इस प्लान के अंतर्गत ही हमारा
संविधान बनाया गया था। उस समय टोटल 389 मेंबर्स थे, फाइन। और उसमें से जो मेंबर्स थे 296, दीज मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। ये आए थे आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस से, ब्रिटिश इंडियन रीजन से ये आए थे, वहाँ की प्रोविंशियल असेंबलीज से चुन के आए थे। इसके बारे में डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक लेंगे, फाइन, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए मेंबर्स थे वो थे 93 मेंबर्स, इन दोनों को जोड़िए 398 389 पहुंचेंगे आप इसमें, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स थे ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, ठीक है। इनको प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजाओं ने नॉमिनेट करके भेजा था कि हाँ जाइए आप संविधान सभा का एक पार्ट बनिए और अब देश का संविधान बनाइए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है पार्टीशन हो जाता है और टोटल मेंबर्स बचते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299, और इन्हीं लोगों ने संविधान सभा का ये पार्ट रहे फाइनली। और इसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे हमारे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। टोटल 7 मेंबर्स थे उसमें, डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे और बाकी के 6 मेंबर्स थे N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, AM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णमाचारी। तो ये 7 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे और इन्होंने ही जो है प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट, ठीक है। और टोटल कई मीटिंग्स हुई, कई सेशंस हुए इसको बनाने के लिए, ठीक है। और पहली बार जब मीटिंग हुई थी इसकी टोटल आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 साल लग गए थे इसको बनाने के लिए। संविधान को अप्रोक्सीमेटली हम समझें एग्जैक्ट फिगर्स पे ये 2 years 11 months 18 days की तरह हम जाते हैं कि लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, ठीक है, संविधान को बनाने के लिए। और फाइनली इसको इनैक्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। उस समय हमारे संविधान में एक प्रिएम्बल था, 395 आर्टिकल्स होते थे, अब तो बहुत हैं। उस समय 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियां थी। अब इस समय 467 प्लस आर्टिकल्स हैं। और समय समय पे जब जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं कुछ नए आर्टिकल्स अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, नए आर्टिकल्स आते हैं, कुछ पुराने आर्टिकल्स को रिपील भी किया जाता है। तो आर्टिकल्स एक डायनेमिक चीज़ है, वो आती जाती रहती है अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को देश हमारा रिपब्लिक कंट्री बन गई। रिपब्लिक कंट्री होने का मतलब ये होता है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे वो एक मोनार्क नहीं होंगे, ही विल बी एन इलेक्टेड पर्सन, वो एक इलेक्टेड पर्सन होंगे, भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होता हो लेकिन है इलेक्टेड पर्सन। और ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट जो हमारी है प्रेसिडेंट की वो एक हेरिडिटरी पोस्ट, हेरिडिटरी पोस्ट नहीं, ठीक है, वो एक इलेक्टेड पोस्ट है। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनता जब तक वो सही में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत के ना आ पाए, ठीक है। तो एक रिपब्लिक कंट्री होने का ये मतलब होता है। और जो एक ब्रिटेन जैसी कंपनी है उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो हमेशा ब्रिटिश मोनार्क रहेंगे, रानी रहेंगी, उनके बाद आगे आने वाली रानियां रहेंगी, ठीक है। वो एक इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, वो एक हेरिडिटरी पोस्ट है, फाइन। आइए समझते हैं हमारा संविधान जो बना है उसमें जो मैक्सिमम फीचर्स हैं हमने कई सारे अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ऑब्वियसली बात है, जब इंडिया का संविधान बन रहा था तो ये वर्ल्ड का पहला कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, फाइन। ऑलरेडी कई सारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बन चुका था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने, ड्राफ्टिंग कमेटी के लोगों ने कई सारे सोर्सेस, कई सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर किया और जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स लगे, ऑल दोस पॉइंट्स वर incorporated into our Indian Constitution. So let's get a glimpse of all those concepts which were taken or borrowed from Constitution of or from Act of some different countries. Okay, let's see. So now we will study sources of Indian Constitution. संविधान की जो हमारे आइडियल्स हैं, जो चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप यू कैन एज्यूम कि about 50% of the concepts, 50% of the provisions are taken from this Government of India Act 1935, more than 50%, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए एक एक्ट बनाया था, इट वॉज कॉल्ड एज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से हम लोग बहुत प्रभावित थे, इसके कॉन्सेप्ट्स और प्रोविजन से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते समय इस एक्ट की अच्छे से स्टडी करी और ऑल दोज कॉन्सेप्ट, ऑल दोज प्रोविजंस which they found to be fit for Indian Constitution, they took all those concepts and incorporated in our Constitution. वो सारी चीज़ों को ले लिया गया और एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इसको अकॉर्डिंगली यूज कर लिया गया। तो फेडरल स्कीम, एक फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए देश में, ठीक है, एक यूनियन होना चाहिए, एक स्टेट होना चाहिए, उनके आपस में कुछ रिलेशंस होना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर लिया गया। देश में जो गवर्नर्स होंगे स्टेट्स के, ठीक है, उनका ऑफिस क्या होगा, क्या प्रोविजंस होंगे, उसके ऑफिस ऑफ गवर्नर की पोस्ट कैसी होगी, उसके बारे में प्रोविजंस लिए गए यहाँ से। जुडिशरी के कुछ प्रोविजंस लिए गए यहाँ से इस एक्ट से। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके भी कुछ प्रोविजंस को समझा गया और इनकॉर्पोरेट किया इसी एक्ट की हेल्प से। इमरजेंसी जो देश में लगाई जाती है, लगाई गई है कुछ समय समय पे, उसका जो प्रोविजंस था वो भी इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब जो कॉन्सेप्ट आया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किया गया। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका, कुछ डिटेल्स, ये डिटेलिंग भी कहाँ से दी गई, ये भी आपके इसी एक्ट से, इसी कानून से, इसी अधिनियम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया। तो ये सारे जो फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं ये इस एक्ट से लिए गए हैं। उसके बाद हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी रिफर किया, जो कि एक्चुअली अनरिटन है, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिफर किया कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की होगी, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन हमारे यहाँ होगा, पार्लियामेंट होगी, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ से लिया, ठीक है। रूल ऑफ लॉ रहेगा, जो भी चीज़ बनाई जा रही है लॉ के अंतर्गत बनाई जाएगी, लॉ को फॉलो किया जाएगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है, मतलब कि बिल्स वगैरह कैसे बनाए जाएंगे, कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे, तरीका क्या होगा, फॉर्मुलेशन क्या होगा, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स भी वहाँ से चूज किया गया। देश में हमारे एकल नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी। तो सिंगल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट जो है हमने ब्रिटेन से बोरो किया। जो गवर्नमेंट होगी उसमें कैबिनेट सिस्टम होता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से किया। रिट्स का कॉन्सेप्ट ये भी कहाँ से हमने लिया, ब्रिटेन से किया। रिट्स हम तब यूज करते हैं जब हमारी फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है और फंडामेंटल राइट्स को हमें एनफोर्स कराना होता है, तो हम रिट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने कई सारे रिट्स सुने होंगे, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्सरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। आज का जो सेशन हमारा है ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी सेशन है। अभी हम हर एक टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज रेगुलर बेसिस पे वीडियोस इसी चैनल पे डालेंगे, अपलोड करेंगे, लाइव सेशन करेंगे और एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, फाइन। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं कुछ, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं। पार्लियामेंट का अपने आप में विशेष प्रिविलेज होता है, जिसका ब्रीच होता है तो कुछ पेनल्टीज होती है। तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का भी कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया गया, ब्रिटेन के संविधान। और बायकैमरलिज्म, ठीक है, ये दो हाउसेस होंगी, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सारी चीजें जो हैं ये भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, फाइन। फंडामेंटल राइट्स को कुछ पॉइंट्स वहां से भी लिए गए थे, आप आगे हम पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट में श्री मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स भी दिया था साथ में, जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज कर रहे थे इंडिया के लिए। तो उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स और एक अपनी रिपोर्ट में उसको 19 फंडामेंटल राइट्स सजेस्ट किया था, ठीक है। तो वहाँ से भी उन राइट्स को लिया गया और यूएस के भी कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट बोरो किया गया, फाइन। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया, यूएसए से आया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी यूएस से हमने बोरो किया। जुडिशियल रिव्यू होगा हमारे यहाँ, जुडिशियल रिव्यू कि कोर्ट्स को इतनी ताकत दे दी गई है कि कोई भी एक्ट
अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं तो वो उसको अल्ट्रा वायर्स घोषित कर दें, उसको रिपील करने का आदेश दे दें, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ना खराब हो और जो सिटीजन्स हैं उनके अहित में कोई भी पॉलिसीज इस तरह की ना आए जिससे उनका मौलिक अधिकार जो है उसका हनन किया जाए। तो संविधान का जो मूल ढांचा है वो चेंज ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें जजेस किसी भी एक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं। उनको अगर वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं लगती, उसको रिवोक करने के, रिपील करने के आदेश दे दिए जाते हैं, उसे हटा दिया जाता है। फाइन। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे प्रेसिडेंट साहब को हटाया जा सकता है, उनका महाभियोग हो सकता है। इसका भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया? फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। देश में एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी होनी चाहिए, उसकी क्या प्रोविजंस होंगे, ये कॉन्सेप्ट भी वी टुक फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। एंड रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दिस कॉन्सेप्ट वाज आल्सो बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम जुडिशरी में पढ़ेंगे डिटेल में इस जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है, क्या प्रोविजन उसका होता है। तो ये भी जो प्रोविजन था किस तरह से कैसे रिमूव करेंगे, ये प्रोविजन भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था। फाइन। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया और यूएसए की जुडिशरी, ये दो कंट्रीज की जुडिशरी बहुत पावरफुल है, हाईली पावरफुल जुडिशरीज हैं। ठीक है, आप खुद भी देखते हैं कि जुडिशरी का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारे यहाँ के हर एक लॉ में, हर एक चीज़ों में, और लगातार हर एक लॉज की, एक्ट्स की चेकिंग होती रहती है, रिव्यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और उस जमाने में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने आयरलैंड के भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर किया, जिसको हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें रिफर की गई। सो some features were borrowed from Irish constitution as well. Let's have a look on those features. DPSP जिसे आप कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फीचर भी जो है लिया गया था आयरलैंड, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सक्लूसिव फीचर है। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं इसमें वर्ड्स क्या क्या है। देखिए, डायरेक्टिव मतलब कुछ निर्देश देना, कुछ डायरेक्शन देना। प्रिंसिपल्स मतलब कुछ मॉरल्स, किस पे बेस्ड होने चाहिए आपके डिसीजन, किस गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को डायरेक्ट किया गया है कि जो स्टेट है, स्टेट क्या है, यहाँ पे स्टेट को आप राज्य मत समझिए, ये आप इसको सरकार समझ सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स हम देखेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिखती है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 12, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेट बेसिकली क्या है। ये कोई आप समझ सकते हैं, एक गवर्नमेंट बॉडी और अ गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड बॉडी और अ गवर्नमेंट बैक्ड बॉडी, मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है उसमें पार्शली या फुली किसी भी चीज़ में, वी टर्म इट एज स्टेट। पॉलिसी मतलब आप समझ ही नहीं, नॉर्मल पॉलिसी, किस तरह की पॉलिसी प्रोविजन बनाने चाहिए। अब इसको फुल फ्लेज में अगर समझना है तो आप ये समझ सकते हैं, डीपीएसपी मतलब होता है वो निर्देश, वो गाइडलाइंस जो एक सरकार को फॉलो करना चाहिए किसी भी पॉलिसी को बनाते वक्त, कि वो पॉलिसीज एक्ट्स कैसे बनाए, देश के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए, किन किन लोगों को कंसिडर किया जाए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाई जाए, किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड पॉलिसी बनाई जाए। वो डायरेक्शंस जो सरकार को दिए हैं संविधान की तरफ से, संविधान ने सरकार को, स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि पॉलिसी इस तरह से बननी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है? फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से ये चीज़ ली गई। फाइन, हमने बता तो दिया कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, लेकिन उनका चुनाव कैसे किया जाएगा, मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होना चाहिए, ये भी क्या लिया हमने, कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया। सो मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज आल्सो बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह से इलेक्शन होगा, सीक्रेट बैलेट सिस्टम होगा, इस तरह से ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी फर्दर चैप्टर्स में, यहाँ आप शॉर्ट में समझिए।
तो ये मेथड जो था, ये जो प्रोसेस था, दिस वाज आल्सो बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. We all know that we are a bicameral system. We have two houses, that is the Lok Sabha and Rajya Sabha, lower house and upper house. So some people in the Rajya Sabha, they are the nominated members. Fine. वो क्या होते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं. तो जो नॉमिनेशन होगा मेंबर्स का राज्यसभा के लिए, वो किस प्रोसेस से होगा, कैसे होगा, क्या चीजें उसमें देखी जाएंगी, ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया. ठीक है. तो ऑलमोस्ट अबाउट 12 people are nominated as राज्यसभा मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये कॉन्सेप्ट भी जो लिया गया, ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया गया. फाइन. आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स बोरो किए गए हैं, जो हमने बोरो किए हैं वहाँ से. ओके. अब जो नेक्स्ट कोर्स हमारा है, इट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीजें ली वो देखते हैं. ये कॉन्सेप्ट था कि एक फेडरेशन होगा लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा. हमारी कंट्री एक फुल फ्लेश फेडरल कंट्री नहीं है, हम एक क्वासी फेडरल कंट्री हैं. ठीक है. जहां पे जो केंद्र है, जो यूनियन है, वो ज्यादा पावरफुल है स्टेट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, लेकिन हाँ सेंटर एंड स्टेट हैव सम रिलेशंस. तो ये क्वासी फेडरल काइंड ऑफ कंट्री हमारी है, एक फुल फ्लैश फेडरल कंट्री नहीं है. लेकिन एक फेडरल कंट्री होनी चाहिए और सेंटर को स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब केंद्र की सरकार या पार्लियामेंट पावरफुल रहेगी. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से हमने बोरो किया? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से. सो फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंटर, दिस कॉन्सेप्ट वाज बोरोड फ्रॉम कनाडा. ठीक है. और रेसिजुअरी पावर्स विल बी अवेलेबल विद द सेंटर. मतलब अब होता क्या है कि कुछ हमारे यहाँ लिस्ट होती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, जो कुछ टॉपिक्स पे केंद्र की सरकार कानून बनाती है, कुछ पे राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और कुछ टॉपिक्स पे केंद्र और राज्य दोनों कॉन्करेंटली एक साथ मिलकर कानून बनाते हैं. और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जो लिस्ट में नहीं आ पाए, ठीक है, रेसिडुअल टॉपिक्स, रेसिडुअरी पावर्स, जो भी बची कुछ चीजें हैं, उस पर किसका होल्ड रहेगा? उस पर हमेशा सेंटर का रोल रहेगा. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से हमने बोरो कर लिया? कनाडा से बोरो कर लिया. ठीक है. रेसिडुअरी पावर्स, रिमेनिंग पावर्स, ऑल एवरीथिंग रिमेनिंग व्हिच इज लेफ्ट, व्हिच इज नॉट डिसाइडेड कि किसके कंट्रोल में रहेगी, तो वो बाय डिफॉल्ट किसके कंट्रोल में हो जाएगी? सेंटर के कंट्रोल में. फाइन. अब स्टेट के जो गवर्नर्स रहेंगे उनको सेंटर अपॉइंट करेगा. तो इसका प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया. अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, मतलब गवर्नर्स का इलेक्शन नहीं होता, गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा. गवर्नर इज अपॉइंटेड पोस्ट, इट्स नॉट इलेक्टेड पोस्ट. और कौन अपॉइंट करता है? सेंटर करता है. ठीक है. केंद्र सरकार करती है अपने हिसाब से. तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से बोरो किया? कनाडा से. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं. एक और चीज हमने कनाडा से ली है, इट इज कॉल्ड एज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है. सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को से एडवाइस देना चाहे किसी टॉपिक पे जो उनको पूछना है, डिस्कस करना है. इट्स अ मैटर ऑफ लॉ, इट्स अ मैटर ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कुछ ऐसी चीजें हैं. और या प्रेसिडेंट किसी भी चीजें में उनसे पूछना चाहे कुछ, ठीक है, कुछ इंटरप्रिटेशन चाहे, कुछ एडवाइस चाहे, तो सुप्रीम कोर्ट ही एडवाइस करेंगी प्रेसिडेंट को उस केस में. तो ये भी पावर जो सुप्रीम कोर्ट की है, जो कॉन्सेप्ट ये आया है, इसका प्रोविजन भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं सोर्स पे, वो है हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ली है? यहाँ से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या? देखिए अभी हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के टॉपिक्स में. तो हमारे यहाँ एक है 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, एक लिस्ट है जिसमें सारे टॉपिक्स को डिवाइड कर रखा है. कौन सी ताकतें, कौन से टॉपिक सेंटर के पास है, किस टॉपिक पे कानून सेंटर बनाएगा, किस पे स्टेट बनाएगा, किस पे दोनों मिलके बनाएंगे. ठीक है. तो दे आर बेसिकली 3 लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती है. ठीक है. एक आपकी होती है यूनियन लिस्ट,
यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, और तीसरी जो आपकी होती है इट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट कॉन्करेंट, तो इसमें क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों ही मिलकर बनाते हैं नियम कानून। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था कॉन्करेंट लिस्ट का, बेसिकली ये दोनों ही सेंटर और स्टेट कुछ टॉपिक्स पे मिलकर लेजिस्लेट कर सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। ये टॉपिक कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये इंटर स्टेट ट्रेड हो सकता है और उसके लिए कंप्लीट फ्रीडम रखी जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंटर स्टेट ट्रेडिंग वगैरह का, और आने जाने के लिए बिल्कुल जो है आपके लिए फ्रीडम रहेगा हर स्टेट में, ये कॉन्सेप्ट भी जो था हमने कहाँ से बोरो कर लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जब भी कभी कोई डेडलॉक होगा पार्लियामेंट में, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के प्रोविजंस, बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, तो जब भी कभी डेडलॉक होता है, कोई बिल फंस जाता है लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं हो पाता, कोई ऑर्डिनरी बिल अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिल, कोई ऑर्डिनरी बिल जब डेडलॉक में जाता है और उसको पास कराना बहुत जरूरी है, तो एट दैट टाइम प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ एक कॉमन सेंट्रल हॉल में आके बैठते हैं और एक साथ वोटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इट इज कॉल्ड एज जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ये जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट सिटिंग का, ये भी कहां से हमने बोरो कर लिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये टॉपिक्स अभी आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, फेडरेशन इज द स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेस्टिट्यूटरी पावर्स, गवर्नेंस, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्सेप्ट, ये सब एक फुल फ्लेज चैप्टर्स है इंडियन पॉलिटी में। आने वाले सेशंस में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक के लिए एक सेपरेट डिटेल एग्जॉस्टिव होलिस्टिक वीडियो को अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पे। तो प्लीज स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, डू सब्सक्राइब, ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, सो दैट जैसे भी हम लाइव होंगे नोटिफिकेशन आपके पास आएगी एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग साइमल्टेनियसली। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट सोर्स की तरफ। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। वेमर एक सिटी है जर्मनी में, उसी के नाम पे वेमर कॉन्स्टिट्यूशन की बातें रखी गई है। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रिफर किया और वहां से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया कि जब भी कभी देश में इमरजेंसी लगाई जाएगी, आपातकाल लगाया जाएगा, तो उस समय कुछ प्रोविजंस ऐसे बनेंगे कि जब हमें फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना पड़े, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उसको निरस्त कर दिया जाएगा आपातकाल के समय। तो ये प्रोविजन, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से बोरो किया है, ये हमने ले लिया जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। फाइन, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स वगैरह, इमरजेंसी, कैसे किस इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होती है नहीं होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके आगे आने वाले कोर्सेज में, वीडियोस में आप देख लेंगे। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, स्पेशली जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है, तो उस समय चीज़ें सस्पेंड की जाती हैं। कोई आपका जो है आर्म रिबेलियन वगैरह होता है तब भी किया जाता है। स्टेट इमरजेंसी के समय कभी भी कोई फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जाता। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं होगा। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई है इंडिया में। ठीक है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या टॉपिक्स को बोरो किया, लेट्स हैव अ लुक। सो फ्रॉम सोवियत यूनियन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, या जो आज का रशिया है, तो उसको आप समझ सकते हैं, वहां से टॉपिक बोरो किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज का, हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव सम फंडामेंटल ड्यूटीज टू परफॉर्म। So this concept was borrowed from Soviet Constitution. ठीक है, रशिया से, सोवियत यूनियन से ये चीज वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। इसके साथ साथ अभी हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जस्टिस का, न्याय का, और कहा कि देश में जो न्याय है, जो जस्टिस है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, कि हर एक व्यक्ति को न्याय दिया जाए,
इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल इरेगुलरिटीज, ठीक है, कि कोई किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, सबके लिए समान अवसर, समान न्याय की प्रक्रिया। यही चीज़ इकोनॉमिक बेसिस पे है, पॉलिटिकल जस्टिस भी इसी बेसिस पे है कि सबको जो है रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है, कंटेस्ट करने का अधिकार है, कोई इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा इस तरह का। तो ये जो आइडियल्स हैं जस्टिस के, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, these ideas are enshrined in our preamble. We will have a look on it when we'll be studying in the next session about preamble of Indian Constitution. जब हम प्रस्तावना उद्देशिका को पढ़ेंगे वहाँ हम डिटेल में इसको समझेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, प्रियम्बल का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया गया है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत, या जिसको आप रशिया समझ सकते हैं आज की लैंग्वेज में। फाइन, इसके बाद चलते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। लेट्स मूव ऑन। सो हम एक रिपब्लिक कंट्री है, राइट? रिपब्लिक मीन कि आवर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड will be an Indian person who will be and whose post will be an elected post. Means हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन की तरफ से आते हैं, उनका कोई भी हेरिडिटरी राइट नहीं होता। तो एक हमारे यहाँ की जो रिपब्लिक पोस्ट है, जो हमारे यहाँ की जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वो एक इलेक्टेड पोस्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और उसमें कोई भी हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट नहीं आता। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का बेटा या बेटी ही बाद में प्रेसिडेंट बनेंगे, हाँ बन सकते हैं इफ दे स्टैंड एंड कंटेस्ट एंड विन इन एन इलेक्शन, तभी ऐसा हो सकता है। तो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट जो हमने लिया है, इट इज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, इसके साथ साथ प्रियम्बल में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे कई सारे आइडियल्स लिखे गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, ठीक है, कि आपको हर चीज में, कुछ चीज़ों में फ्रीडम दी जाएगी, आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा, इक्वालिटी दी जाएगी, और आपस में हमें भाईचारा रखना है, ब्रदरहुड की भावना रखनी है, फ्रेटर्निटी होना चाहिए देश में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अभी हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो ये सब सामने आएगा। अभी बस बता रहा हूँ कि सोर्सेस, ये चीज़ें जो वहाँ लिखी गई हैं, ये कहाँ से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंस्पायर्ड, especially the ideals of liberty, equality and fraternity is inspired from French Constitution. ठीक है, ये फ्रांस के संविधान से ये चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे सोर्स की तरफ की, और सारे जो फीचर्स हैं वो कहाँ से हमारे लिए गए हैं। लेट्स हैव अ लुक। ओके, अब हमारा संविधान है तो समय समय पे उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दीज चेंजेस आर टर्म्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट तो संशोधन या चेंज जो संविधान का होता है, इसका क्या प्रोसीजर होगा, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, प्रोसीजर बिहाइंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तरीका, ये प्रोसीजर कहाँ से हमने अडॉप्ट किया, कहाँ से इससे इंस्पायर्ड हुए? इट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होके हमने सीखा कि हाँ, संविधान को कैसे हम अमेंड करेंगे, किस तरीके से अमेंड करेंगे, व्हाट विल बी द प्रोसीजर बिहाइंड इट। So this is taken from, this concept is taken from the constitution of South Africa. Fine. राज्यसभा के जो elected members होते हैं, अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। तो अभी इससे पहले हमने देखा था कि राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, ठीक है, उनका क्या सिस्टम था, कहाँ से लिए गए। अब यहाँ बात हो रही है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, ये चुन कर आते हैं स्टेट असेंबलीज से। ठीक है, फ्रॉम विधानसभा के लोग वहाँ से इसको भेजते हैं, कैंडिडेट्स को चूज करके इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये वहाँ पहुँचते हैं राज्यसभा में। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, वो इलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया था? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। फाइन। तो
इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये कॉन्सेप्ट आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया था। उसके बाद हमने फिर एक और सोर्स रेफर कर लिया, इट इज द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापान के संविधान को हमने समझा और वहां से हमने देखा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसीजर जो लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है उसको लॉ के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बिल पास किया जा रहा है तो उसको जो लेजिस्लेशन उसका हुआ है वो लॉफुली होना चाहिए, जो नियम कानून है उस बिल को पास करने के, उसको प्रेजेंट करने के वैसे ही बनाना चाहिए उसको। और अगर वो बना है उसी तरीके से लॉफुली वे में उसको प्रेजेंट किया गया है, पास किया गया है, इनेक्ट किया गया है, तो वो प्रोसीजर अब क्या हो गया है, इट इज एन इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर और उसको माना जाएगा, उसको एनफोर्स किया जाएगा। तो जो भी हमारे यहाँ बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, वो लॉफुली बनने चाहिए, उसके जो प्रोविजंस हैं उसको फुलफिल होकर ही वो बनने चाहिए, लीगली बनने चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो कर लिया, इट इज टेकन फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये हमने यहाँ से लिया जापान के कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस सेशन। यहाँ पे हमने एक बेसिक प्रेजेंटेशन दिया है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी का। आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे फर्दर चैप्टर्स। वी विल बिगिन विद प्रीएम्बल और फाइनली हम आगे के टॉपिक्स तक कंप्लीट इंडियन पॉलिटी विद गवर्नेंस इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल बी पोस्टिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस along with आंसर राइटिंग सेशंस। सो ये एक कंप्लीटली होलिस्टिक प्रिपरेशन आपकी इस चैनल पे कराई जाएगी। फाइन, सो आई होप दिस वाज क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन and let's continue the topic further. Have a nice day. हाँ, हाँ,